नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय समसामयिकी के अंतर्गत आज हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो जानते हैं कि ये अयप्पा मंदिर, देखिए ये जो सबरीमाला मंदिर आपने सुना है ना, सबरीमाला मंदिर में ही जो देवता है उसका नाम क्या है? अयप्पा है। ठीक, तो अगर आपको अयप्पा मंदिर के नाम से भी देता है या सबरीमाला नाम से भी प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, तो दोनों उसी के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक, तो ये कौन से राज्य में है देखते हैं। सबरीमाला इज प्रोमिनेंट हिंदू टेम्पल लोकेटेड ऑन अ हिल टॉप इन केरला's पथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट। इट इज सराउंडेड बाय 18 हिल्स इन द पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक, पेरियार टाइगर रिजर्व नाम सुना है आपने, कहां है? केरल में है। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू अयप्पा द गॉड ऑफ ग्रोथ। ठीक, तो याद रखिएगा कि ये जो सबरीमाला मंदिर है, ठीक है, इसे ही किस नाम से जाना जाता है? अयप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहां पर स्थित है बोलेगा तो केरल में स्थित है। ठीक, और इसके निकटतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? पेरियार टाइगर रिजर्व है। ठीक, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है, आपको पता होगा बहुत ज्यादा चर्चा में रही है अभी। अगला प्रश्न है, शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार। तो इसके बारे में कल ही हमने देखा था। दो उद्यान है जिसकी स्थापना की गई है हाल ही में। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक है आपका राजगीर चिड़ियाघर, कहां पर? बिहार में। और दूसरा है शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शहरी वन योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने नगर वन विकसित करने की घोषणा की गई है? ठीक, देखिए ये नगर वन क्या होते हैं? नगर वन उन वनों को कहा जाता है जो नगर में स्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग का एक तरीके से बोलोगे जंगल सफारी है, ठीक, वो नगर के बीच में स्थित है। तो इसी प्रकार के वन जो है वो स्थापित करने की बात जो है केंद्रीय स्तर पर की जा रही है, और देखते हैं कि कितने वनों को विकसित करने की घोषणा की गई है। चलिए, आप देख पा रहे हैं यहां पर अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 नगर वन विकसित करने की शहरी वन योजना। ठीक, शहरी वन शहरों में गांवों के वन की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करेंगे। श्री प्रकाश जावड़ेकर, आपको पता होगा कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। ठीक, इन्होंने कितने की घोषणा की है? 200 नगर वन विकसित करने की। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन नंबर बी। आप देख पा रहे हैं 200 नगर वन विकसित करने की घोषणा की गई है, और इसके लिए जो योजना चल रही है उसका नाम क्या है? शहरी वन योजना। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स ने 3 नई कोयला खदानें खोली। ये खदानें स्थित है, ऑप्शन है आपके पास छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में, उड़ीसा और महाराष्ट्र में, या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। ठीक, तो देखते हैं। चलिए, कोल इंडिया की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स ने 3 नई कोयला खदानें खोली। ठीक, पढ़ते हैं इसमें आगे कि कोल इंडिया की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3 नई कोयला खदानें खोली है, जिनकी संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता 2.9 मिलियन टन 2.9 मिलियन टन है। ठीक, कंपनी इन परियोजनाओं पर कुल 849 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय भी कर रही है। ठीक है, और इससे कुल 647 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगी। ठीक, 3 फैक्ट आपको मिल गए। पहला चीज, ये जो कोयला खदानें हैं वो कहां स्थित है? महाराष्ट्र में और एमपी में। ठीक है, और इनकी क्षमता कितनी है? 2.9 मिलियन टन हमने देखा। ठीक, कितनी पूंजी का निवेश किया जा रहा है? 849 करोड़ रुपए का। ठीक, अब ये याद रखिए कि ये कहां कहां पर स्थित है। ठीक, WCL द्वारा खोली गई 3 खदानें हैं। पहला है महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में अदसा खदान, पहले का नाम क्या है? अदसा। ठीक, कहां है? महाराष्ट्र में है, जो एक भूमिगत खुली खदान है। दूसरा है
कन्हान क्षेत्र में शारदा भूमिगत खदान, ठीक है, शारदा भूमिगत खदान है आपका मध्य प्रदेश में। और तीसरा है मध्य प्रदेश के पेंच क्षेत्र में धनकसा भूमिगत खदान, ठीक है, तीसरा क्या नाम है, धनकसा। ठीक, तो 3 खदानें हैं। 3 खदान कौन कौन से, अदसा है, शारदा है और धनकसा है। उसमें शारदा और धनकसा जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि अदसा जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो वापस चलते हैं प्रश्न में। प्रश्न में आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश एक साथ, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 4 जून 2020 को जारी एक राजपत्र अधिसूचना में मातृत्व की आयु MMR, ठीक है, असल में ये मातृत्व मृत्यु दर है, ठीक है, को कम करने की अनिवार्यताओं और पोषण स्तर बेहतर करने से जुड़े मुद्दों के साथ साथ कुछ अन्य संबंधित विषयों पर भी गौर करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। इस कार्यदल की अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है आपके पास सुश्री जया जेटली, सुश्री नजमा अख्तर, सुश्री वसुधा कामत या डॉक्टर दीप्ति शाह। तो जान लेते हैं इसके बारे में कि ये कार्यदल क्यों गठित की गई है और कौन है अध्यक्ष। चलिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मातृत्व की आयु MMR को कम करने की अनिवार्यताओं और पोषण स्तर पर बेहतर करने से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए कार्यदल का गठन। ठीक, सुश्री जया जेटली की अध्यक्षता वाला कार्यदल 31 जुलाई 2020 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक, तो आपको अध्यक्ष का नाम पता चल गया, कौन है, सुश्री जया जेटली जी। ठीक, इसकी संरचना में कौन कौन है, इस कार्यदल की संरचना में कौन कौन शामिल है? पहला है अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष कौन है, सुश्री जया जेटली जी। डॉक्टर विनोद पाल सदस्य हैं नीति आयोग के। ठीक, सचिव हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के, सचिव हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय के, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव हैं, विधायी विभाग के सचिव हैं। इसके अलावा सुश्री नजमा अख्तर, ठीक है, इसके अलावा सुश्री वसुधा कामत, डॉक्टर दीप्ति शाह, ये तीनों हमारे ऑप्शन में थे, लेकिन ये सदस्य हैं, ये अध्यक्ष नहीं। अध्यक्ष कौन है? सुश्री जया जेटली जी। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर ए, सुश्री जया जेटली जी। ठीक, इस कार्यदल की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन में किस संस्था को शामिल कर लिया गया है? ऑप्शन है आपके पास CSIR, IRDA, ठीक है, इरडा, इसरो या DRDO। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस संस्था को इस अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। नवाचार बढ़ाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन को मिला CSIR का साथ। ठीक, CSIR जो है वो मुख्य रूप से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केंद्रित अनुसंधान एवं विकास के लिए जाना जाता है, जबकि अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की एक फ्लैगशिप परियोजना है। आपको पता होगा कि अटल इनोवेशन मिशन जो है वो नवाचार को प्रोत्साहित करने की योजना है, ठीक है, जबकि CSIR जो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्रित अनुसंधान और विकास करती है। ठीक, इसका पूरा नाम क्या है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, CSIR। ठीक, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, CSIR अटल इनोवेशन के साथ अब मिलकर प्रोत्साहित करेगी नवाचार को। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन समुद्र सेतु में शामिल जलपोत कौन से हैं? ऑप्शन है INS मगर, INS जलाश्व, INS ऐरावत या INS केसरी। ठीक है, इन चारों को कूट के माध्यम से आपको पूछा गया है प्रश्न। तो आपको इस ऑपरेशन के बारे में पहले ही बता दिया था कि विदेश में जो भारतीय फंसे हुए हैं कोरोना संक्रमण काल में, उनको वापस भारत लाने का जो ऑपरेशन है उसे ही क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसके लिए 2 ऑपरेशन चलाए गए हैं, एक का नाम है ऑपरेशन सागर और दूसरे का नाम है समुद्र सेतु। ऑपरेशन सागर का प्रारंभ हुआ था INS केसरी के साथ, ठीक है, INS केसरी इसमें शामिल था और INS मगर, INS जलाश्व और INS ऐरावत समुद्र सेतु में शामिल थे। फिर बाद में इस सागर जो ऑपरेशन चल रहा था इसको भी समुद्र सेतु के अंतर्गत ला लिया गया और समुद्र सेतु में कुल 4 जलपोत हो गए हैं।
ठीक, तो याद रखिएगा आईएनएस मगर भी शामिल है, जलाश्व भी शामिल है, ऐरावत भी शामिल है और आईएनएस केसरी भी शामिल है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक, ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक, अगला प्रश्न है 92 ऑस्कर फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया? ऑप्शन है द पैरासाइट, इन अ फ्री स्टेट, ट्रस्ट हर्ट्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 92 जो ऑस्कर सम्मान है, ऑस्कर फिल्म पुरस्कार है, वो किसको दिया गया है? द पैरासाइट को। ठीक, देख पा रहे हैं आप ये ऑस्कर की ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है पैरासाइट और इसमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का भी नाम दिया है क्वाक सिन ए बोंग जोन हु। ठीक, ये इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। अगला प्रश्न है 92 ऑस्कर फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया? ऑप्शन है टॉम क्रूज, जोकिन फिनिक्स, बोंग जून हू या लुकास रिजनेविल्ड। ठीक, क्या बोल रहा है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसको मिला है? ठीक, तो देख लेते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक्टर इन अ लीडिंग रोल, ये मिला है ऑस्कर। ठीक, क्या नाम है? जैक्विन फिनिक्स। ठीक, कौन सी फिल्म के लिए मिला है? जोकर फिल्म के लिए मिला है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जोकिन फिनिक्स। ठीक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 92 ऑस्कर फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मान बुकर प्राइज 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन है लुकास रिजनेविल्ड, डगलस स्टुअर्ट, मिचेल हचिसन या लिटिल नुमियने। ठीक, तो देख लेते हैं इसके बारे में भी। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये है डगलस स्टुअर्ट। ठीक, और ये है उनकी पुस्तक शगी बैन। ठीक, शगी बैन के लिए इनको मिला है इस साल का बुकर प्राइज। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, डगलस स्टुअर्ट को मिला है मान बुकर 2020 का सम्मान। तो अब आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ रिवीजन सेशन में, जहां पर आज हम प्रारंभ करने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण की श्रृंखला। इससे संबंधित 10-10 करके आपको प्रश्न जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहली बात, आकांक्षी जिले क्या होते हैं? आकांक्षी जिले ऐसे जिले होते हैं जो 31 अक्टूबर 2018 की स्थिति में शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, अधोसंरचना और कौशल विकास, इन सभी क्षेत्रों में क्या है? सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। ठीक, नीति आयोग ने इन जिलों की पहचान की है और उनको नाम दिया गया है क्या? आकांक्षी जिला। ठीक, पूरे देश में कुल 115 ऐसे ही जिलों की पहचान की गई है जो इन सब क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जिनमें से 112 की रैंकिंग वो हर 6 महीने में निकालती रहती है। ठीक, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या है 10। कौन कौन से हैं भाई? 10। सबसे पहले बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले। ठीक है, इसके अलावा आपका महासमुंद, कोरबा, राजनांदगांव, तो ये बस्तर के पूरे 7 जिले। ठीक, कौन कौन से? कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा। ठीक है, यही 7 जिले हैं। इनके अलावा महासमुंद, कोरबा और राजनांदगांव, ये सभी क्या है? आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आते हैं। तो आपका डायरेक्ट ऐसा प्रश्न बनता है कि आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है। एक प्रश्न ऐसा बन सकता है कि इनमें से कौन आकांक्षी जिलों में शामिल नहीं है। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो दोनों तरीकों से आप इसको तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है देखने को मिला था। ठीक, ऑप्शन है आपके पास कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा या नारायणपुर। तो याद रखिएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? नारायणपुर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास जशपुर, बलरामपुर, कोंडागांव या नारायणपुर। तो याद रखिएगा सबसे कम शहरीकरण है हमारे यहां बलरामपुर में। कितना प्रतिशत? 4.75%। ठीक, वहीं अगर बात करें सबसे अधिक शहरीकरण की तो दुर्ग आता है सर्वाधिक शहरीकरण वाले जिले के अंतर्गत, जहां पर 64.15% क्षेत्र शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
ठीक, तो याद रखिएगा न्यूनतम को भी और अधिकतम को भी। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास बालोद, दुर्ग, रायपुर या बलौदाबाजार। तो याद रखिएगा सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, जनसंख्या की बात नहीं कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बलौदाबाजार है, जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 49.7%। और अगर बात करें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की तो सबसे कम किसका है? सुकमा का है, जहां पर 8.16% जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। ठीक, तो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर बोलेगा तो बलौदाबाजार, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर बोलेगा तो सुकमा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 22.81, 23.10, 24.83 या 23.24। ठीक, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? 23.24। ठीक, आप पढ़ते हैं ना कि छत्तीसगढ़ में कुल 76.76% जनसंख्या जो है वो गांवों में निवास करती है ना, प्रतिशत है, तो 100 में घटाएंगे तो कितना बचेगा? 23.24 बचेगा। ठीक है, ये क्या है? शहरी जनसंख्या है, या यूं बोला जाए कि शहरीकरण का प्रतिशत है यही। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है कांकेर, रायपुर, जशपुर या दुर्ग। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला है हमारा जशपुर। ठीक है, जहां पर कुल 57.22% जनसंख्या जो है वो कार्यशील है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कितनी जनसंख्या कार्यशील है? 47.68%। ठीक, ये छत्तीसगढ़ का है, ये जशपुर का है। और अगर न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या बोलेंगे तो कहां है? दुर्ग में है, और कितने प्रतिशत है? 39.06%। ठीक, एकदम कट टू कट याद रखिए इसको कि छत्तीसगढ़ की कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 47.68%। सर्वाधिक कौन सा जिला? जशपुर जिला। न्यूनतम कहां पर? दुर्ग में। कितना प्रतिशत? 39.06%। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है 981, 969, 991 या 1012। तो आपको पता होगा लिंगानुपात कितना है हमारे यहाँ। चलिए, तो ये प्रश्न आपका आज का ब्रेन बूस्टर, कमेंट बॉक्स में बताइए छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र का राज्य सकल घरेलू उत्पाद में योगदान प्रतिशत कितना है? स्थिर भाव पर पूछ रहा है आपको। ठीक, तो इसमें याद क्या रखना है? पहली चीज, किस क्षेत्र का बोल रहा है? कृषि क्षेत्र का। याद रखिए प्राइमरी सेक्टर जो है वो कृषि सेक्टर नहीं होता है। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग जनरली बोलचाल में बोल देते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, या कृषि क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र। ऐसा नहीं होता है। प्राथमिक क्षेत्र में एक चीज होता है जिसको हटाना पड़ता है, तब वो कृषि क्षेत्र में परिवर्तित होता है। ठीक, खनन एवं उत्खनन। ठीक, इसको जब प्राइमरी सेक्टर से माइनस करते हैं तो बचे हुए 4 सेक्टर से मिल करके या 4 बिंदुओं से मिल करके कृषि क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक, खनन एवं उत्खनन उद्योग में शामिल हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक, खनन एवं उत्खनन क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा होता है लेकिन कृषि क्षेत्र का हिस्सा नहीं होता है। ठीक, तो आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है? कृषि क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान प्रतिशत स्थिर भाव पर कितना है? ऑप्शन है 15.33, 16.18, 17.31 या 16.81। तो याद रखिएगा स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान कितना है? 16.81%। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है वर्ष 2019-20 में उद्योग क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में, राज्य सकल घरेलू उत्पाद में योगदान प्रतिशत कितना है? ये भी पूछ रहा है स्थिर भाव पर। ऑप्शन है आपके पास 48.16, 46.19, 45.19 या 43.85। ठीक, तो 2 चीज यहां भी याद रखना है, उद्योग क्षेत्र पूछ रहा है और स्थिर भाव पर पूछ रहा है। ठीक, तो स्थिर भाव में उद्योग क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान प्रतिशत कितना है? 46.19%। ठीक, कृषि क्षेत्र का कितना था? कृषि क्षेत्र का था 16.81%। ठीक, और उद्योग क्षेत्र का कितना है?
46.19%। जोड़ेंगे आप इसको तो कितना प्रतिशत होता है? ये होता है 63%। ठीक है, 63%। यानी कि बचा हुआ जो 37% है वो किसका योगदान है? वो सेवा क्षेत्र का योगदान हो जाएगा। समझ रहे बात को? ठीक, ये कृषि क्षेत्र का योगदान है स्थिर भाव में, ये उद्योग क्षेत्र का योगदान है जीएसडीपी में, है ना, दोनों जीएसडीपी में योगदान कर रहे हैं। ठीक, तो सेवा क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान क्या हो जाएगा? 37% हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अगला प्रश्न है, किस वर्ष कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? ठीक, ऑप्शन है आपके पास 2015-16, 2016-17, 2017-18 या 2018-19। ठीक, तो याद रखिएगा वर्ष 2015-16 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही है? -0.95%। ठीक, वही बात करें वर्ष 2016-17 की तो इस वर्ष रही है 21.28%। ठीक, यह सर्वाधिक है, याद रखिएगा इसको, ये भी सर्वाधिक है, इसको भी याद रखिए। ठीक, 2017-18 में -9.51 -9.51%। ठीक, इसके अलावा 2018-19 में 10.28% जो है कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर रही है। ठीक, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं -0.95, इसके अलावा 21.28, -9.51 और 10.28। तो मिनिमम कहां पर है? -9.51। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा 2015-16 में सर ये डेटा छोटा है, नहीं, जो जितना माइनस होते जाता है डेटा वो उतना छोटा होते जाता है कि नहीं। ठीक, तो न्यूनतम कहां पर है? 2017-18 में। वहीं अधिकतम की बात करेंगे तो कब हो जाएगा? 2016-17 में। क्लियर? तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े हुए 10 प्रश्न और छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े हुए कुल 10 प्रश्न। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, YouTube पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।